जय महाकाल। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस में। हम ऑलरेडी दो लेक्चर्स का ले चुके हैं लाइव प्रोसेस का। अब हमारे तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी लाइव प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से लाइव प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस के बारे में, और न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने अमीबा का और पैरामीशियम का। सेकेंड लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अब अपना जो है ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन को। एंड टू एंड क्लास 10th का रेस्पिरेशन इस एक लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। लाइव प्रोसेस का जो पहली क्लास थी मैंने उसमें भी इसको समझाया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आपके खाने से जो आपको एनर्जी मिलती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। यार ये थोड़ा डार्क नहीं लग रहा यार? नहीं वीडियो बंद, पॉज कर दो, एक बार पॉज कर दो। तो अपन ने क्या पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है इसके अंदर, देखो हमारे पास में हमारा जो है खाना होता है जो कि क्या होता है C6H12O6। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर, C6H12O6 के अंदर जब ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास में बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो हमने क्या बनाई है, एनर्जी बनाई है। किससे बनाई है, खाने से बनाई है। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, रेस्पिरेशन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो वापस समझते हैं एक बार। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं किससे, खाने से, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन में आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। क्या है ये, बिल्कुल उसी की तरह है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या आपने ग्लूकोज को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। किस लिए, एनर्जी को बनाने के लिए। इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। उम्मीद करता हूं रेस्पिरेशन की एक आसान सी डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो आप क्या करते हो, जो एयर को इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो उसको तो हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्रीथिंग। और जो अभी मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस बताया कि आपने क्या किया, एनर्जी बनाने के लिए खाने को तोड़ा, फूड को ब्रेक डाउन किया, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसमें कि क्या डिफरेंस है, तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं। और ये पूछा भी गया है, देखो प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग। इनहेलिंग का मतलब होता है कि आपने एयर को बॉडी के अंदर लिया है, ठीक है, यानी लंग्स के अंदर जो आपने एयर को इनहेल किया, जो आप सांस लेते हो, ये आपका इनहेल है, ठीक है। एंड एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग का मतलब है आपने बॉडी से बाहर सांस को छोड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जो एयर को आपने इनहेल किया यानी अंदर लिया या फिर बॉडी से बाहर निकाला। द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, आपने लंग्स से क्या किया, इनहेल किया एयर को, या तो अंदर लिया या फिर बाहर निकाला, इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया, वो प्रोसेस जिसमें आप ब्रेक डाउन करते हो ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में क्या फर्क है। क्या फर्क है डेफिनेशन में, ब्रीथिंग क्या है, एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, ठीक है, कहां से, लंग्स से। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, आपका जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना। नेक्स्ट देखो, ब्रीथिंग कहां होता है, लंग्स के अंदर होता है। कहां होता है ये, लंग्स के अंदर होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो कहां होता है, सेल्स के अंदर होता है। कहां होता है, सेल्स के अंदर होता है। जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स है उन सभी में क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अपने डाइजेशन में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहां से एब्जॉर्प्शन का असिमिलेशन का प्रोसेस होता था, याद है, जिसके अंदर क्या होता था, आपके पास में जो भी आपका खाना था वो कहां पहुंचता था, सेल के
पास में पहुंचता था। अब इस सेल के पास जो आपका ग्लूकोज पहुंचा है या जो आपका खाना पहुंचा था, अब इसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो जो अपन ने वो प्रोसेस पढ़ा था थोड़ा सा उसको आप याद कीजिए। ठीक है, तो हर एक सेल में क्या होता है, अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग के अंदर ध्यान रखना, एनर्जी इज नॉट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरलाइन पे, नॉट, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, एनर्जी को क्या नहीं किया जाता यहाँ पे, प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर नहीं बनती, जबकि रेस्पिरेशन में कर ही इसलिए रहे ताकि एनर्जी बने। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ डिफरेंस, तो ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या होता है फिजिकल प्रोसेस, आपने पढ़े होंगे दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि आपने एयर को इन किया और आउट किया, ठीक है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर आपके लंग्स क्या किए, शेप चेंज हुई, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें रेस्पिरेशन, ये पूरा केमिकल प्रोसेस है, केमिकल्स का रिएक्शन हो रही है पूरी की पूरी। अभी मैंने आपको रिएक्शन भी दिखाई थी कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा था भाई, CO2 और H2O के अंदर, और साथ में आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है तो ये पूरा पूरा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये अपना डिफरेंस था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। अब देखो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ही होता है एयर, क्या मतलब होता है इसका, मतलब एयर। ठीक है, तो एरोबिक का मतलब क्या है, एयर है, जबकि एनारोबिक का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। अपनी बॉडी में जो बहुत सारी रिएक्शंस होती है इन्हीं को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन, जो किसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, किसके लिए, टू कन्वर्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, और साथ में आपको क्या मिलता है, CO2 और H2O। तो अभी जो मैं आपको रिएक्शन लिख रहा था वो इसी चीज की थी। क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं आपकी इसकी रिएक्शन से समझाने की कोशिश करूं तो क्या है, देखो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, इन द प्रेजेंट जो क्या करता है, यूज कर रहा है ऑक्सीजन को, किसको यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को, टू कन्वर्ट, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस इसको CO2 के अंदर, प्लस इसको H2O के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होता है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन सिंपल भाषा में जो क्या करता है, आपके एयर को यूज करता है, यानी ऑक्सीजन को यूज करता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। एनारोबिक जो क्या करेगा भाई, आपको विदाउट ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखो, ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेट करेगा ग्लूकोज से विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन को यूज भी ना करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी अपन पढ़ेंगे दो टाइप की अपने को एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, आपका बिना ऑक्सीजन के ये काम हो जाएगा। आपका जो ग्लूकोज होगा वो बिना ऑक्सीजन को यूज किए आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। अब ये कैसे देगा, इसमें आपको ये दो प्रोसेस पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी यीस्ट के अंदर। ठीक है, और एक अपने को पढ़ना ह्यूमन मसल्स के अंदर। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं यहाँ पे होता है क्या है। देखो, यीस्ट की बात करूं मैं तो यीस्ट के अंदर क्या होता है, देखो यहां पे आपके जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन को यूज किए टूटता है, ब्रेकडाउन करता है, किसके अंदर टूटता है, यीस्ट के अंदर, इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। किस किस के अंदर टूटा है, यीस्ट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन को यूज किए क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है, यानी कि आप जो शराब जो अपनी बनती है, ठीक है, जिसको कि कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो वो जो इथाइल एल्कोहल है वो इसी प्रोसेस से, फर्मेंटेशन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो यही चीज है। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है, साथ में ही अपने लिए एनर्जी बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा अपने ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है, मसल्स के अंदर भी ये सेम चीज होती है। क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका ग्लूकोज होता है जो बिना ऑक्सीजन को यूज किए किसमें टूटता है, ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड के अंदर, और साथ में आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिलती है। अभी इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा एक दो स्लाइड बाद में। अभी लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन या इसका बता दिया कि होता क्या। एनारोबिक क्या होता है, बिना ऑक्सीजन को यूज के ग्लूकोज का टूटना। ये दो जगह पे होता है, यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है इथाइल अल्कोहल के अंदर, CO2 के अंदर, और एनर्जी बनाता है। और मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर भी ऐसा होता है, ग्लूकोज टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के बना लेता है। ठीक है, आगे देखो, ये था अपना एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मेरे को यहाँ पे यही चीज समझानी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ा आपको ये जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, इसको आप मान लीजिए क्या है, ये आपकी कोई एनिमल सेल है। क्या है ये, आपकी सेल मान लीजिए। इसको मैं बोल देता हूं क्या है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या होता है, देखो ये पूरा साइटोप्लाज्म होगा सेल का। ये आप पढ़ के आए हैं 9th क्लास के अंदर। इसके अंदर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्या, एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर को अपन बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये क्या है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझो, सेल है, सेल के पास में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बाकी का पूरा अपन क्या बता रहे, साइटोप्लाज्म बता रहे। होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, रेस्पिरेशन की पूरी एंड टू एंड यही आपको मैं समझा देता हूं। होता क्या है, देखो आपने खाना खाया था, खाना खाने के टाइम मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ा रहा था, कि आपका खाना जो भी आपने खाया लास्ट में जो डाइजेस्ट हुआ वो कहां पहुंचता है, सेल के पास पहुंचता है। तो आपका डाइजेशन से क्या हुआ, यहाँ पे खाना आ चुका है, यानी आपका ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर आ चुका है, दिख रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर आ गया है सेल के अंदर। अब देखो ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा। ये जो पूरा ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा, और किस में टूटता है, ये ध्यान रखना, पायरुवेट के अंदर। क्या बनाएगा, पायरुवेट। क्या बनाएगा, ये पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन का, क्या होता है, ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, पायरुवेट ये इसको बनाने वाला। तो बात समझ में आई। डाइजेशन से क्या हुआ, आपके पास में आपका ग्लूकोज आया, कहां आया, आपकी सेल के पास आया। सेल के साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। अब देखो दो चीज होगी जो आपको कंप्लीटली आपके जो आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो ये एरोबिक एनारोबिक का जो डिफरेंस है, इसके अलावा ये जो आपका एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखी, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आप इसको ये जो बता रहा हूं इसको समझो। आपने खाना खाया था, ठीक है, उस टाइम पे डाइजेशन के टाइम पे, तो डाइजेशन में क्या हुआ, आपका जो आपका फूड था वो एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां आता है, सेल्स के पास आ गया, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के पास में। अब ये जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में, ये टूटता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर टूटेगा। पायरुवेट के अंदर टूटने के बाद में देखो क्या होता है, एक तो इसके पास 2 ऑप्शन है। इसको क्या है, ऑक्सीजन अगर नहीं मिली, ये मान के चलो बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहा है ये चीज, तो देखो क्या होगा, एक तरफ में यीस्ट का लिखूंगा, एक तरफ ये मैं ह्यूमन मसल्स के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो देखो पायरुवेट टूटेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, कि ठीक है, यीस्ट के अंदर क्या बनाएगा, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, और जो ह्यूमन मसल्स है उसको ना टूटेगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो दोनों हैं, ये क्या है, एनारोबिक की मैंने रिएक्शंस लिख दी। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है इस पायरुवेट का, देखो इसके अलावा ये जो पायरुवेट है आपका, ये जाएगा कहां पर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो पायरुवेट है कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और फिर यहां से इसका ब्रेकडाउन होगा आगे, और क्या बना करके लाएगा ये, आपको मैं बताऊं, तो ये बनाता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है, ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है भाई, आपके
एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो मैंने नीचे की तरफ ये लिखा है ये क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है। अब जब मैं इसकी थ्योरी में आपको बताऊंगा तो और चीजें क्या हो जाएगी इसकी आसान होने वाली है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस समझते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। यहां पे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कोई नई बात है इसमें? अभी पढ़ के आए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। देखो अगर मैं आपको अभी पीछे लेके चलूं तो और दिखाऊं यहाँ पे अपने पास 6 कार्बन थे स्टार्टिंग में, लास्ट में हमारे पास में कितने कार्बन का प्रोडक्ट आया, 1 कार्बन का। पूरी तरीके से जो है ब्रेकडाउन हो चुका है किसका, यहाँ पे ग्लूकोज का। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं एनारोबिक में तो यहाँ पे क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है ये पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। पार्शियल ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, इथाइल एल्कोहल बन रहा है। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, अपन ने जो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है वहां पे भी अपन इसको पढ़ते हैं इथाइल एल्कोहल के बारे में। तो क्या होता है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। क्या होता है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, C3H6O3। लैक्टिक एसिड क्या होता है, C3H6O3। याद नहीं रखना आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो ग्लूकोज है ये पूरा की पूरा क्या है आपका एनारोबिक था, पूरी तरीके से नहीं टूट पाया। यहाँ पे 6 कार्बन अभी तक किसमें टूट पा रहे हैं, 2 कार्बन में, और एक तरफ टूट पा रहे हैं 3 कार्बन में। तो दोनों तरफ ही क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से नहीं टूट पाया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। नेक्स्ट देखो आगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, जबकि इधर बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या होता है यहाँ पे, बहुत कम एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। यहाँ पे लगभग 38 एटीपी होती है। कितनी होती है, 38 एटीपी। एटीपी क्या है भाई, आपकी एनर्जी की जो है यूनिट है जिसको अपन यूज कर रहे हैं एटीपी के फॉर्म में। इसका भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है लगभग, अगर मैं बताना चाहूं तो 2 एटीपी। कितनी होती है, 2 एटीपी। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ तो एरोबिक में कितनी हो रही है 38 एटीपी और एनारोबिक में कितनी होती है सिर्फ 2 एटीपी। आगे देखो डिफरेंस, एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे आप खुद ही चेक करो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको बहुत आसान। एंड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, CO2H2 और एनर्जी। क्या है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट, देखो CO2H2 एंड एनर्जी। ठीक है, उस तरफ का एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखो वहां पे अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे, यीस्ट के अंदर और मसल्स के अंदर। यीस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल CO2 एनर्जी, और मसल्स के अंदर हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यही बात वहां पे आपको लिखी मिलेगी। देखो एंड प्रोडक्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यीस्ट भी बोल सकते हैं अपन इसमें। ठीक है, यीस्ट के अंदर क्या है, इथाइल एल्कोहल CO2 और एनर्जी। ठीक है, जबकि ह्यूमन मसल्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जो मैंने इसीलिए मैं अलग से इसको लेकर आया और इसको समझाया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको सारी डिफरेंस आसानी से समझ में आएंगे। इसके अलावा आपको ये चार्ट भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट भी आसान है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप खुद बताओ पिछले इसको देख के, एरोबिक कहां कहां हो रहा है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ब्लैक कलर से जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूटा है पायरुवेट के अंदर, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ये कन्वर्ट हो रहा है CO2H2 और एनर्जी के अंदर। तो क्या हो रहा है, दोनों जगह टूट रहा है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म के अंदर भी और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। जबकि अगर मैं बात करूं एनारोबिक की, तो ये देखो ये पूरा प्रोसेस क्या मैंने इस ब्लैक में ही लिखा, कहीं पर मैंने एरो को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके गया नहीं, लेके गया। मतलब पूरा की पूरा प्रोसेस कहां है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली।
सिर्फ कहाँ होता है? एनारोबिक साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बहुत आसानी से जो है आपको ये सारी डिफरेंस समझ में आ गए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको आसानी से समझना है। इसको मैं एक बार और बनाने वाला हूं अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक ड्राइंग के फॉर्म में बनाया, एक बार और मैं ये पूरा प्रोसेस बनाने वाला हूं, ताकि आपको जो फ्लो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी ने वो भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो आगे, तो ये डिफरेंस थे अपने। अब मैं आपको एक बार फिर से उसी चार्ट को बना रहा हूं, ठीक है। देखो क्या था यहां पे अपने पास में, अपने पास में सबसे पहले ग्लूकोज था, अपना ग्लूकोज सेल्स के पास में आया है, ठीक है। कहां से आया है? ये अपना एब्जॉर्प्शन से होता हुआ आया है, ठीक है। डाइजेशन वाले प्रोसेस में अपन ने ये वाली बात पढ़ी थी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म में टूटेगा। कहां टूट रहा है? ये साइटोप्लाज्म में। कहां टूट रहा है? अगर आप देखो यहां पे, अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है? ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में टूट रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पे? ग्लूकोज टूटा है साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्या बनाएगा यहां पे आपके लिए? आपको बना के देगा पायरुवेट, ठीक है, प्लस एनर्जी। पायरुवेट के साथ में क्या बना के देगा? एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी यहां पे आपकी बनेगी। पायरुवेट के लिए लिखा है वहां पे, हमको बताऊं पायरुवेट के लिए क्या लिख रखा है यहां पे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या लिखा हुआ है? 3 कार्बन। तो पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट देखो आगे, अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, अब ये और ज्यादा क्या करेगा? इसको 3 स्लाइड्स दे रखी है एनसीईआरटी ने। एक मैं भी आपको इसी प्रकार से बता देता हूं, ठीक है। एक तो आपको बता रखा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां हो रहा है ये? अपने बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर। तो क्या हो रहा है? देखो यहां पे जो आपका पायरुवेट वो और ज्यादा ब्रेकडाउन करता है, क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और कहां हो रहा है पूरा प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां हो रहा है ये पूरा प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब बाकी के ये जो दोनों हैं, ये दोनों प्रोसेस अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? एनारोबिक। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? अपने एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब क्या है आपका? यहां पे ऑक्सीजन क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, एक अपन ले लेते हैं ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर क्या होगा भाई? ये देखो ईस्ट के अंदर क्या होगा? किसके अंदर टूटेगा? इथाइल एल्कोहल के अंदर। इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। जबकि बात करें ह्यूमन मसल्स के अंदर, अब मसल्स के अंदर कैसे होता है ये भी मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन एक बार रिएक्शन देख लो। मसल्स के अंदर क्या होता है भाई? ये मसल्स के अंदर किसमें टूटता है? लैक्टिक एसिड, और आपको क्या मिलती है? एनर्जी। अब सर आप बोलोगे कि सर अपनी बॉडी के अंदर ये जो मसल्स के अंदर इस प्रकार से कैसे टूट रहा? तो देखो होता क्या है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज करी। क्या करी आपने? कोई फिजिकल एक्सरसाइज करी। तो होता क्या है, आप जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो क्या आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है? आपका हार्ट क्या करता है? तेजी से क्या धड़कना स्टार्ट करता है। इसका मतलब वो तेजी से क्या कर रहा है? पूरे ब्लड को क्या कर रहा है? पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रहा है। तो होता क्या है, आप जब तेज तेज ब्रीथ करते हो, इसकी वजह से आपका हार्ट भी क्या करता है? तेजी से क्या कर रहा है भाई? आपका पंप करेगा पूरे ब्लड को। कहां पर? हर एक सेल के पास, ताकि ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंच पाए, ताकि आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाओ। लेकिन होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आप लिमिटेड ऑक्सीजन ले सकते हो बॉडी के अंदर। जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन ले पाओगे और आपको एनर्जी की जरूरत है, और तो आपकी सेल्स क्या करती है? बिना ऑक्सीजन के ही क्या करेगी? आपको ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के ही क्या करेगी? ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देगी। और जब बिना उसके तोड़ती है ऑक्सीजन के, तो वो टूटता है, आधा अधूरा टूटता है, 3 कार्बन का में टूटता है, जो होता है लैक्टिक एसिड। और फिर ये जो, और आपको एनर्जी मिलती है बहुत कम, 2 ATP, जैसे मैंने बताया, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? अपनी
मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है ये लैक्टिक एसिड, मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, मसल्स के अंदर क्या होएगा, इकट्ठा होएगा, जिसकी वजह से हमारे क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। जो आपने देखा होगा क्रैम्प्स फील किए होंगे, तो जो क्रैम्प आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से आ रहे हैं। तो जब कोई फिर आपके इन हाथ पैरों को दबाता है तो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन करता है और आपको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल कितने कार्बन का है भाई, आपका 2 कार्बन का है, और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। यही सारी बातें एनसीईआरटी ने फ्लो चार्ट में दे रखी है। क्या दे रखा है, देखो ग्लूकोज है अपना, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 6 कार्बन अपने पास। क्या है ग्लूकोज, 6 कार्बन का, C6H12O6, 6 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर टूटता है, पायरुवेट के अंदर। ये बात मैं बता दूंगा, पायरुवेट के अंदर टूटता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट, और क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है। फिर आगे क्या होता है, देखो ये 3 आपको दे रखा है, एक दे रखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 आपके कंडीशन दे रखी है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां होता है, ईस्ट के अंदर। कहां होता है ये, ईस्ट के अंदर होता है, जो आपको एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, एथेनॉल बोलो चाहे इथाइल एल्कोहल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। एथेनॉल क्या है आपका, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो क्या मैंने यही बात लिखी यहां पे, इधर देखो क्या लिखा मैंने, इथाइल एल्कोहल बनाता है, CO2 बनाता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, कहां होता है ये, ईस्ट के अंदर होता है। आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा, एनारोबिक लिखा, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है आपका, क्या चीज नहीं है यहाँ पे भाई, ईस्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, लेक है। ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे, कमी है मसल्स के अंदर। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड चीज जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है। ठीक है, मसल्स के अंदर हो रहा है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो मसल्स के अंदर हो रहा है लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन का, और एनर्जी मिल रही है आपको। ठीक है, और देखो और क्या बताया है यहाँ पे अपने को, एक चीज बताइए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। देखो इधर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया मैंने आपको, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात मैं लगभग 3 बार रिपीट कर चुका हूं। पहले मैंने आपको किस चीज के अंदर बताया, आपको फ्लो चार्ट के अंदर बताया आपको मैंने, किस में बताया मैंने, अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया था। देखो ये देखो इसके अंदर बताई सारी बातें। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, मैंने आपको वापस बताया, जब वहां पे लिखा, यहां पे मैंने बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अभी अपने डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लीजिए, 3 से 4 बार ये बातें अपनी रिपीट हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की इसके अंदर अब समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। तो ये था अपना एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे अपने को पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने ये नाम लिखे हैं, इस सीक्वेंस में आपको ये नाम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको ये सीक्वेंस में नाम पता है तो आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद इन सेकेंड आपका खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये नाम का ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको समझना। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे अपने पास में होती है नोज। सबसे पहले अपने पास में क्या आती है, नोज है। ये पूरी बाहर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। इसके बाद में अपने पास है नोस्ट्रिल्स। ये जो आपके ओपनिंग है, नोज की जो ओपनिंग है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसके बाद में दे रखा है नेजल कैविटी। इस नोस्ट्रिल से अंदर की तरफ ये पैसेज जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन नेजल कैविटी। ठीक है, अभी डायग्राम में भी समझाऊंगा। उसके बाद में अपने पास में आता है फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है लेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना ट्रेकिया। इन तीनों को अपन एक साथ अपन देखेंगे एनसीईआरटी में। तो क्या दे रखा है, थ्रोट दे रखा है। क्या बोल रखा है, इन तीनों को एक साथ थ्रोट बोल रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा। ब्रोंकाई की बात करूं अगर मैं,
फिर आपने आता है ब्रोंकाई, ठीक है। अब देखो इनको, अब आपको आगे के ऑर्गन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, तो मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। नोज की बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या अपना नोज है, आपको दिख रही होगी, ये क्या है आपकी नोज, ठीक है। इसके अलावा ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं भाई, ये जो ओपनिंग है ये है अपनी नोस्ट्रिल्स, क्या है ये नोस्ट्रिल्स। तो यहां से अपनी एयर क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। अब देखो नोस्ट्रिल के बाद में ये है अपनी नेजल कैविटी, ये पूरी, ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है अपनी नेजल कैविटी, दिख रही है ये जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये क्या है अपनी पूरी नेजल कैविटी है, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखे। अब देखो आप, ये जो है आपकी पूरी क्या है, नेजल कैविटी है, ठीक है। अब आप पता है नेजल के अपना जो फेरिंग्स है, ये क्या होता है भाई, कॉमन है। फेरिंग्स क्या होता है अपना, कॉमन होता है, कहां पे, डाइजेशन के अंदर भी। देखो डाइजेशन में मैंने फेरिंग्स के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दोनों चीजें क्या है भाई, ये कॉमन है। एक ऐसा रास्ता देखो, नाक से घूम के नाक कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ये रास्ता क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि मुंह से भी क्या है, ये सेम चीज क्या आ रही है, यहीं पे आ रही है। तो यहां से अगर आप देखोगे, मुंह से रास्ता आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से नेजल कैविटी का, तो दोनों जिस जगह पे आके आपके मिल रहे हैं, इसी जगह अपन क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स बोल रहे हैं। इसी जगह अपन ने क्या बोल दी, फेरिंग्स बोल दी। क्या किसी को परेशानी, सिर दर्द, पेट दर्द हो, तो देखो क्या हुआ है अपना, यहाँ पे नोज जहां से आई और यहां से गले, यहां से मुंह से एंटर करी, ठीक है। दोनों जगह की अगर बात करें तो एक कॉमन जगह है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है। आगे देखो, यहां से फिर आपका क्या होता है, अलग अलग रास्ते आ जाते हैं, एक तरफ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, एक तरफ पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। तो आगे देखो, अब अपने यहां पे ये क्या है, आपका लेरिंग्स आया है, ये दिख रहा है, ये वाली जगह, ये जो कुछ लोगों के बाहर भी निकली रहती है, जिसको बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम एप्पल, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा एप्पल तो हमने खाया नहीं है, तो खाने वाला एप्पल नहीं होता, ये क्या है अपने पास में, ये एडम एप्पल है, जिससे तुम, इसको अपन बोलते हैं बॉयस बॉक्स। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, वॉइस बॉक्स, जिसमें से जैसे मैं अभी ये बोल पा रहा हूं, कभी तुम अभी बोलो, ट्राई करो यहाँ पे, तो वाइब्रेट भी करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर साउंड चैप्टर की, कोई भी चीज क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, तो किसकी वजह से करती है भाई, वो वाइब्रेशंस की वजह से कर रही है। तो आप यहाँ पे हाथ लगा के देख सकते हो। तो ये अपनी ये वाली एरिया क्या है, आपका लेरिंग्स है। लेरिंग्स के बाद में नीचे ये पूरा जो है आपका, नीचे की तरफ जो है, ये आपका क्या है, ट्रेकिया। क्या है ये, ट्रेकिया। यहां से लेकर के नीचे वाला जो एरिया, ये क्या कहलाता है, आपका ट्रेकिया कहलाता है। ये देखो नीचे तक का, ठीक है, लगभग यहां तक क्या है, आपका ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया की बात करो तो यहां पे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, यहां पे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इस प्रकार के क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे रिंग होती है, किस चीज की रिंग होती है, कार्टिलेज की रिंग होती है, क्या काम आती है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के बाद में अपने पास में ये लंग्स आ गए। क्या आ गए अपने पास में, लंग्स आ गए। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि अपन आराम समझ पाए। देखो अब अपने पास लंग्स आ गए। तो अब जब ये ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है दो में, देखो ये ट्रेकिया था अपना, ये ट्रेकिया क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड किया। यहां से ये जो दो भागों में डिवाइड किया, इसी को अपन बोलते हैं ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ट्रेकिया जब आगे जाके दो रास्तों में डिवाइड कर गया, देखो यहां पे एक यहां पे कर गया, एक इधर कर गया, इसी को क्या बोला है, ब्रोंकियाई बोला है। आसानी से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, तो ट्रेकिया के बाद में अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ब्रोंकियाई है। अब ब्रोंकियाई क्या करता है, और ज्यादा आगे जाके देखो बहुत सारे छोटे 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 और ज्यादा क्या कर रहा है, ब्रांचेस में क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। आगे जाकर के क्या होगा, और ज्यादा डिवाइड कर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है अपने ब्रोंक्यूल्स। देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी, देखो ये ब्रोंकियाई आगे गई और यहां जाके ये देखो डिवाइड कर रही है। इनको क्या लिख रखा है, ब्रोंक्यूल्स दे रखा है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आप देखोगे इस प्रकार का थोड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, छोटे से फूला फूला से स्ट्रक्चर है लास्ट में, ठीक है। ये जो है ये क्या है आपका एल्वेलाई। क्या है ये आपका, देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्वेलाई बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे एक बार जो स्ट्रक्चर्स है ये समझ में आ गए होंगे। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी में कुछ भी नहीं है, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है, एल्वेलर से एक वही एल्वेलाई, और नीचे की तरफ अपना होता है यहाँ पे ये डायफ्राम, ठीक है।
डायफ्राम। इसका क्या काम है ये भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। देखो स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। किसके द्वारा अपन लेते हैं भाई? नोस्ट्रिल्स के थ्रू। कोई नई बात इसमें कि एयर को अपनी बॉडी में किससे लेते हैं अपन? नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। आगे देखो, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड। क्या होता है यहाँ पे? फिल्टर लगा होता है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो लोग क्या करते हैं भाई? एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी पॉल्यूशन होता है तो अपन क्या कर लेते हैं? एयर को प्योरीफाई करने के लिए एयर प्योरीफायर लगा लिया। लेकिन भगवान ने अपने को नेचुरल एयर प्योरीफायर दिया है। ठीक है, अपना क्या होता है, जो नेजल कैविटी है यानी ये जो पैसेज है, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होते हैं हेयर्स, क्या होते हैं यहाँ पे? हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस होता है। ये दोनों मिलकर किस चीज का काम करते हैं? आपके फिल्ट्रेशन का। किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गए, तो वो सब यहीं पे क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। तो जो क्या लिखा है, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर जो है नोस्ट्रिल से पास करती है, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। किससे फिल्टर किया जाता है? फाइन हेयर दैट लाइन इन द पैसेज। इस रास्ते में क्या है? ये बहुत सारे क्या होते हैं? हेयर्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। आगे क्या लिखा है? द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड। पैसेज जो है वो ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। म्यूकस भी होता है विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। जो म्यूकस भी क्या करता है? इस प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। तो मैंने आपको बता दिया, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं जो फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। कहां होते हैं? नेजल कैविटी या इस पैसेज में। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, फ्रॉम हेयर, यहां से द एयर पासेस थ्रू दी थ्रोट। एयर क्या होती है? थ्रोट। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखा है फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया, तीनों के एक साथ क्या बोल दिया इसने? थ्रोट बोल दिया। ठीक है, तो यही चीज है। क्या बोला? फ्रॉम एयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट। थ्रोट से होती हुई क्या होती है? ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, एंड इनटू द लंग्स, और लास्ट में कहां पहुंच जाएगी? लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? थ्रोट के अंदर। तो इसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आपको अगर मैं दिखाऊं, इस ट्रेकिया के अंदर क्या होता है? यहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इसका क्या काम है वो यहां पे लिखा हुआ है, दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। इसकी वजह से क्या हो? आपका जो एयर पैसेज है, पूरा जो रास्ता है, ये क्या नहीं कर जाए? कोलैप्स कर जाए। अरे भाई, आपकी सुंदरता खराब हो सकती है ना इससे। कितना गंदा लगे कि जैसे आप एयर लो, ठीक है, जैसे एयर लंग्स के अंदर गई और आपका यहां से पूरा की पूरा जो आपकी जो लाइन है अंदर दब जाए, कितना गंदा लगे आप लोग। ठीक है, और जब सांस लो तो वापस फूल जाए तो गंदे लगोगे। तो भगवान ने क्या किया? एक ऐसा सिस्टम बना के भेजा आपके कि यहाँ पे आपके क्या है? पूरी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, जो कि क्या करती है? उसको क्या नहीं होने देती? कोलैप्स नहीं होने देती, मतलब पिचकने नहीं देती, पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देगा उसको। ठीक है, आपने जैसे गुब्बारे में हवा भर दें, ठीक है, और जब उसको हवा निकल जाती है तो पिचक जाता है। ठीक है, तो ऐसा उसके अंदर ना हो, इसलिए क्या है? हमारे पास में यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद है। थोड़ा सा ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वाला पॉइंट है इसको ध्यान रखना। बाकी तो यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, जैसे ये वाला सवाल वैसे आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा था कि अपर पार्ट ऑफ द जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करो, इसलिए मैं इसको और उसको अलग अलग लेके आया हूं। ठीक है, तो ये अगर अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाए तो यहां तक की बातें आपको उसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हेयर, यहाँ पे नेसल कैविटी में हेयर है और म्यूकस जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। उसके बाद में एयर थ्रोट से होती हुई कहां पहुंच जाएगी? लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। और क्या है? थ्रोट के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। आगे देखो, विद इन द लंग्स। अब किसकी बात की जा रही है? मैं आपको एक बार डायग्राम भी बना देता हूं। लंग्स की बात हो रही है, ये थ्रोट था, ठीक है, यहां या फिर ट्रेकिया बोल सकते हैं इसको। ये क्या करता है? डिवाइड हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, यहां देखो क्या है यहां पे कि आपका ये जो है ब्रोंकियाई है, ये क्या है? आपका ब्रोंकियाई। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकियाई है वो और ज्यादा आगे जाके डिवाइड होगा। देखो, ये ब्रोंकियाई क्या करेगा? आगे जाके और ज्यादा डिवाइड होगा इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे इसमें रास्ते जा रहे हैं और इन सभी रास्तों के लास्ट में इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर होंगे।
देखो, तो ये जो छोटे छोटे ये जो रास्ते दिख रहे हैं इनको अपन बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको अपन? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। क्या बोल देंगे हम इनको? एल्वियोलाई बोल देंगे, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखो, विद इन दी लंग्स, लंग्स के अंदर, पेन की साइज एक बार मैं ठीक कर दूं, विद इन दी लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। छोटी और बहुत ज्यादा ट्यूब्स के अंदर ये क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। 11th में जाओगे रेस्पिरेशन, जब आप वहां पे बायो में पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या पर इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकोस, सेकेंडरी ब्रोंकोस और टर्शियरी ब्रोंकोस। तो ये क्या होते हैं? और ज्यादा क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। तो जब ब्रोंकाई लगातार डिवाइड करती रहती है इसको अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो छोटी छोटी ट्यूब्स क्या करती है? डिवाइड करते हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स। विच फाइनली टर्मिनेट, जो लास्ट में टर्मिनेट एंड होती है कहां पर? इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। किसमें? जैसे मैंने बताया बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। इनको अपन क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई बोल रहे हैं, ठीक है। द एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोलाई क्या करता है भाई? आपको वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे क्या हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। यानी कि यहां से आपका जो एल्वियोलाई है, मान चलो ये आखिरी, यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन तो जाएगा कहां पे? ब्लड वेसल्स के अंदर, इस तरफ, ठीक है। और ब्लड वेसल्स क्या करेगी? जो आपका CO2 है या जो अदर गैसेस है, नाइट्रोजन वगैरह, अपन अभी CO2 की बात कर लेते हैं, CO2 को क्या करेगी? वापस इस तरफ डाल देगी, ठीक है। तो CO2 वापस बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन क्या आ चुकी है? अंदर आ चुकी है। क्लियर ये वाली बात? तो यहां से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होता है? मैंने बताया यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी क्या होगी? इसके आसपास ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी। यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी। यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, ताकि क्या हो भाई? यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा? आपका एक्सचेंज हो पाए। तो आसानी से ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपना टॉपिक आता, तो ये इतना था, ठीक है। अब देखो, दो प्रोसेस पढ़ने अपने को, किस प्रकार से एयर अंदर आती है, बाहर जाती है, प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। तो दो टॉपिक है अपना, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन, ठीक है। इसको को समझते हैं पहले। तो पहले एक बार मैं रीड कर देता हूं, फिर आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड द रिब केज मूव्स आउटवर्ड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। होता क्या है देखो, एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है, देखो इस प्रकार से अपन ने एक रफ डायग्राम बना लिया लंग्स का। नीचे की तरफ अपने पास में क्या है? नीचे अपने पास में क्या है? लंग्स के डायग्राम के बाद में नीचे अपने पास है डायफ्राम। ये क्या है? अपना डायफ्राम। देखो होता क्या है भाई, जब इनहेल कर रहे हैं, आप खुद बताओ, इनहेल करना है अपने को, अंदर का क्या करना है भाई? आपका सरफेस एरिया अंदर का क्या होना चाहिए? बढ़ाना है। तो देखो क्या करते हैं अपन, जब आपको सरफेस एरिया को क्या करना है? बढ़ाना है अंदर, ताकि एयर प्रेशर हो, तो क्या करते हैं आप? इसके ऊपर आपको पता है कि क्या होती है? रिब केज होती है। यहां पे आपके क्या है? रिब केज मौजूद है। आपके इसके ऊपर क्या है? रिब केज। तो जो आपकी रिब केज है, एक बार आप सांस लो, जब भी आपको डाउट लगेगी इनहेलेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको सांस लेके देखना है। सांस लो, देखो सांस लोगे तो आपकी चेस्ट क्या है? बाहर की तरफ आई है, यानी कि रिब केज क्या हो रही है? आपकी बाहर आ रही है। तो रिब केज क्या आएगी? देखो क्या लिखा है मिलेगा आपको, रिब केज मूव्स आउटवर्ड्स। रिब केज किस तरफ आ रही है? आपकी आउटवर्ड्स आ रही है। तो रिब केज जब आप सांस लेते हो, देखो चेस्ट क्या करती है? फूलती है। तो रिब केज किस तरफ आई है? बाहर की तरफ आई है, ठीक है। तो रिब केज किस तरफ आई है? बाहर की तरफ आई है। जबकि आपका जो डायफ्राम है ये किस तरफ जाएगा? डाउनवर्ड्स। डायफ्राम था जो किधर चल जाएगा? डाउनवर्ड्स चल जाएगा, ताकि क्या होगा? आपके लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी? जगह बन जाएगी। अब जब लंग्स के अंदर जगह बनेगी तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। एयर ट्रेवल करेगी किधर? बताओ, हाई टू लो प्रेशर, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू आपका क्या होगा? पूरा की पूरा आपकी जो एयर है वो किधर आएगी? लंग्स के थ्रू आना शुरू कर देगी, ठीक है। बात समझ में आई? क्या हुआ यहाँ पे? आपकी जो रिब केज है, ये क्या बनाई मैंने? रिब केज। रिब केज किधर मूव करेगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स।
ठीक है। और आपका जो डायफ्राम है, ये क्या बनाया मैंने, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम किधर मूव करेगा भाई आपका, डाउनवर्ड्स, किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स। जब भी डाउट लगे क्या करना है, सांस लेके देख लेना है, इनहेलेशन मतलब सांस लेना है, छाती फूली, इसका रिब केज बाहर आई है, तो आपका डायफ्राम किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यही चीज लिखे, क्या लिखा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द रिब केज मूव्स आउटवर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, जिससे क्या होगा, आपका जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड डिक्रीजिंग इन प्रेशर, इससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा लंग्स के अंदर, कम। तो दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर फ्लो करेगी आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द लंग्स, और आपके लंग्स क्या कर देंगे, एक्सपांड कर जाएंगे, फूल जाएंगे। क्लियर ये वाली बात, ये बहुत आसानी से मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। बताना है आपको कैसा लगा ये, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूं, क्या हुआ, आपकी कोई चीज थी, उस पर आप मान लो कोई बैलून ले रखा है, ठीक है। तो बलून को क्या किया, बलून के ऊपर आपने हाथ लगाया तो उसमें प्रेशर क्या होगा भाई, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, दूर रखो हाथों को, तो फूल पाएगा आसानी से। तो क्या होगा, आपकी रिब केज भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और डायफ्राम किधर चल जाएगा, नीचे की तरफ, ताकि बैलून को क्या मिले, सॉरी लंग्स को क्या मिले, आपको जगह मिले, ठीक है। वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर कम हो गया एयर के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, तो एयर किधर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर कम है, तो अंदर आ जाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके अंदर, एक्सलेशन के अंदर, एक्सलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं वापस वही डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करूं, तो यहां पे क्या होता है, देखो अब क्या होगा, आपकी जो रिब केज है, अपोजिट करना है उसका, तो रिब केज किधर जाएगी, इनवर्ड्स। ये मांग चलो आपकी रिब केज है, तो रिब केज किधर जाएगी, इनवर्ड्स, किधर जाएगी, अंदर की तरफ। मतलब मांग चलो आपके पास बलून है, तो बलून को आप क्या करोगे, दबा दोगे। बलून को अगर दबाओगे तो क्या होगा, एक तरफ जब दबा रहे होंगे तो उसका क्या होगा, एरिया कम होगा या वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो आपको पता है प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, डायफ्राम की बात कर लेते हैं साथ में, डायफ्राम भी अपना क्या करेगा, ओरिजिनल शेप मारने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। तो मतलब आप ऊपर से, रिब केज क्या कर रही है, इधर से प्रेशर लगा रही है, ठीक है, और डायफ्राम नीचे से प्रेशर लगा रहे हैं। तो आपके जो आपके जो लंग्स है, आपके लंग्स क्या करेंगे भाई, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बाहर प्रेशर अब क्या होगा, कम, लंग्स के अंदर हो चुका है ज्यादा, तो एयर किधर ट्रेवल करेगी, उल्टी तरफ, ठीक है, किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। क्लियर। तो यही चीज यहां पे लिखी, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम किधर मूव करते हैं, अपवर्ड्स, किधर मूव करते हैं, यहाँ पे अपवर्ड्स मूव, मतलब डायफ्राम किधर आया, ऊपर, ये देखो एरो के निशान ऊपर की तरफ आएगा। एंड द रिब केज मूव्स इनवर्ड्स, और रिब केज किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि फॉर्मल पोजीशन के ऊपर ये वापस आ जाएंगे। दिस रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम चेस्ट कैविटी का, ठीक है। एंड इंक्रीज द एयर प्रेशर, और इसकी वजह से एयर प्रेशर बढ़ेगा इनसाइड द लंग्स, और आपका क्या होगा, दिस इन टर्न रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड, जिसका क्या होगा, जिसकी वजह से आपका जो आपकी एयर है जो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी एयर बाहर आ जाएगी। तो दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड ऑफ द लंग्स। क्लियर ये वाली बातें। वापस एक बार मैं दोनों चीजें फटाफट से रिपीट करूं, तो देखो क्या होता है, आपका डायफ्राम है, आपका डायफ्राम के मान चलो ये डायफ्राम है, इस बोतल को लेते हैं, डायफ्राम है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आपको एयर को इनहेल करना है, तो आपके मान चलो मैं इसको, ये हाथ है, ये मेरा क्या है, आपका रिब केज है, और ये वाला हाथ क्या है, आपका डायफ्राम है। तो ये क्या होगा, जो नीचे वाला हाथ है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं नीचे लेके नहीं जा सकता क्योंकि बोतल भी पकड़नी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो इसको एरिया ज्यादा मिलेगा, और इधर से क्या होगा, रिब केज बाहर आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बाहर से हवा इसके अंदर आसानी से जा सकती है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसको बाहर इधर से दबाऊंगा, ठीक है, रिब केज दबा रही होगी, नीचे से क्या हो रहा होगा, आपका डायफ्राम दबा रहा होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इसका पानी, ऐसे समझ दो पानी बाहर आएगा, इसकी एयर बाहर आ जाएगी। तो यही चीज होती है, ठीक है।
फटाफट से अब टॉपिक 5 से 7 मिनट का हो रहा है, फटाफट देखो। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एल्विलाई। एल्विलाई क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि एल्विलाई पे एक नोट लिखो तो क्या लिख के आओगे, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी अपन ने पढ़ा था वो जगह जहां से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है एंड मॉइस्ट सरफेस होती है। यहाँ पे क्या होती है इसकी, देखो आप मुझे बताओ, अगर इसकी एक तो मान के चलो इतनी मोटी दीवार है किसी की, ये एल्विलाई है, ठीक है, और एक मैं बोलूं ये वाली है, तो किसमें से भाई क्या होगा, आसानी से चीजें किधर जा पाएगी, इस तरफ से इस तरफ जो चीजें आना जाना है वो किस आसान किस तरफ से होगा भाई, जिस तरफ से थिन वॉल्ड होगी, ठीक है। तो एल्विलाई अगर क्या है, पतली सी होनी चाहिए, आपको भी पता है। अगर थिन वॉल्ड होगी दीवार उसकी क्या है, बहुत पतली होगी, तो गैसेस क्या हो पाएगी, आसानी से एक्सचेंज हो पाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो भाई, बैलून लाइक एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर्स। जब एयर क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है, तो ये एल्विलाई क्या होती है, बलून की तरह फूल जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, लार्ज सरफेस है, इसका क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वैसे, फिर भी मैं अलग से इनको निकाल के दिखा दिया हूं। एल्विलाई पे अगर नोट आ जाए तो क्या लिख के आओगे, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, O2 CO2 वगैरह का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, आपको पता है क्यों होनी चाहिए, ताकि क्या हो, यहीं ब्लड वेसल्स होगी तभी तो क्या होगा, एक्सचेंज हो पाएगा ना भाई, ब्लड के अंदर ही तो ऑक्सीजन और CO2 जाएगी। थिन वॉल्ड के होनी चाहिए, ये बलून जैसे फूल जाती है, और सरफेस एरिया क्या होता है इसका, बहुत ज्यादा होता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अभी आपको लिख दिए हैं, दोनों पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अपन वापस अपने रिपीट होंगे जब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फिर भी एक बार देख लो, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन। कोई बोले कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन। अभी अपन जब पढ़ेंगे अगला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, जब वहां पे पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करता है भाई, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन क्या किसको कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को, जबकि CO2 को कौन कैरी करता है, प्लाज्मा। नोट देखो, इंपॉर्टेंट नोट है भाई, क्या नोट है, देखो, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है, वे जीव, वे ऑर्गेनिज्म जो कहां रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उन पे क्या होते हैं भाई, वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है, वो क्या लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं। रीजन भाई सिंपल है, पानी के अंदर क्या है, फ्री ऑक्सीजन नहीं है। पानी के अंदर क्या नहीं होती, फ्री ऑक्सीजन नहीं होती। वहां पे ऑक्सीजन क्या है, डिसोल्व्ड फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, डिसोल्व्ड फॉर्म के अंदर होती है। कैसी होती है, डिसोल्व्ड फॉर्म के अंदर होती है। तो उनको क्या करना पड़ता है, तेजी से सांस लेना पड़ता है। लेकिन अपने पास फ्री ऑक्सीजन, अपन उसको आसानी से लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं। जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बड़ी तेजी से सांस लेते, देखा होगा आपने मछली वगैरह को, काफी तेजी से सांस लेती है वो, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट क्या होती है उनकी, बहुत ज्यादा। अब आखिरी टॉपिक आ चुका है अपना, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक थ्रू स्टोमेटा एंड द प्रोसेस, किसके प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस। आपने पढ़ा था कि क्या होता है भाई, ये क्या है, एक लीफ है, लीफ के ऊपर क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते थे, स्टोमेटा। इसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन या CO2 जो भी अंदर बाहर होती है, वो सब किसके द्वारा होगी, स्टोमेटा के थ्रू होती है। ये स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं। बाकी लेटिन सेल्स होते हैं कहाँ पे, लेटिन सेल्स मौजूद होते हैं कहाँ पे, आपके जो आपके स्टेम होता है उसके ऊपर, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है। बाकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स के अंदर, डिपेंड करता है बहुत सारे एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट की कंडीशंस कैसी है, इस पे भी ये क्या चीज क्या करती है, डिपेंड करती है कि रात है या दिन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका कि इसके प्लांट्स को क्या चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी CO2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लिए,
वहाँ पे ये स्टोमेटो को बंद कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस एनवायरमेंट कंडीशंस के ऊपर भी क्या करती है, चीजें डिपेंड करती है। तो 2 ही पॉइंट आपको रेस्पिरेशन प्लांट्स के याद रखने हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस वीडियो को देखा। वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सौरभ सर नोट्स को, ठीक है। आपको क्या लिखना है, टेलीग्राम पे जाके सौरभ सर नोट्स 27 बिना किसी स्पेस का अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वहाँ पे एक चैनल आएगा जिसका नाम है NCERT नोट्स क्लास 10th। उस पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर के नोट्स हैंड रिटन भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी प्यार दे सकते हैं सौरभ सर 27 पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।